Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear candidates, how are you? I hope all are you fine and enjoying good health. तो जनाब क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। जनाब मेरा नाम है इरफान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। आज हम अकाउंटिंग का जो ट्रीटमेंट करने लगे हैं उसमें हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस हैं उनको हम डील करेंगे। मेरा आज का ये जो लेक्चर होगा ये उन लोगों के लिए कारआमद साबित होगा जो लोग अकाउंट्स से रिलेटेड, जिनका बैकग्राउंड है या जो अकाउंट से रिलेटेड किसी जॉब में इंटरेस्टेड है, उसको अप्लाई करने के लिए अकाउंट से रिलेटेड वो तैयारी करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी जिन लोगों ने अकाउंट से रिलेटेड कोई पेपर दिया हुआ है उसके इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। जस्ट लाइक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू FBR का जो इंटरव्यू आगे कंडक्ट होने वाला है उसमें जो लोग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं जो कि इंटरव्यू के दौरान फेस टू फेस मीटिंग के दौरान क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप एक दो लाइनों में आंसर करेंगे और आपको अगले को अपना कॉन्सेप्ट समझाना होगा। उन्होंने आपको यही जज करना है कि आपको अकाउंटिंग के बारे में बेसिक हाउ नाउ है या नहीं है, या जो लॉ का जिनका बैकग्राउंड है और उन्हें भी अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट के अंदर अप्लाई करने की ऑप्शन दी गई है, जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। इसमें उन्होंने अकाउंट से रिलेटेड लोगों को भी अप्लाई करने की ऑप्शन दी है और जो लॉ से रिलेटेड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उन लोगों के लिए भी ये मेरी वीडियोस हेल्पफुल होने वाली हैं जो आगे जाके मैं सीरीज़ चलाऊंगा। अभी अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और सेल्स टैक्स एक्ट जो है ना 2012 ऑन सर्विसेज पे जो है उससे रिलेटेड मैंने आगे जो कंटेंट डेवलप करने हैं वो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो सुनने के दौरान वीडियो अच्छी लगे, आप समझें कि ये मटेरियल हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो वीडियो को एक लाइक प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें जी अपने कंटेंट की तरफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है अकाउंटिंग के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जो आपसे इंटरव्यू के दौरान, जो ग्रेजुएशन की बुक के दौरान आपको पढ़ाई गई थी, आप लोग जॉब के दौरान अब उसको हो सकता है भूल चुके हों, हो सकता है आपने उनको रिवाइज़ ना किया हो, तो ये आपको इंटरव्यू में किसी भी टेस्ट में जाने से पहले आपको इसको रिवाइज़ करना लाजमी होगा। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है हम उसकी बैकग्राउंड देखेंगे। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल मे बी डिफाइंड एज दोज rules of action or conduct which are adopted by the accounts universally while recording accounting transactions। ठीक हो गया, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के दौरान यूनिवर्सली अडॉप्ट किए जाते हैं। अब यूनिवर्सली क्यों अडॉप्ट किए जाते हैं? ताकि तमाम का सिस्टम एक जैसा हो और फाइनल अकाउंट्स को पढ़ने में, समझने के लिए बाहर वाले इन्वेस्टर्स के लिए, एक्सटर्नल इन्वेस्टर के लिए, इंटरनल इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जब रूल सबके लिए एक जैसे होंगे तो सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा ही रिजल्ट प्रेजेंट कर रही होंगी, एक जैसा ही उनके अंदर प्रोसीजर अडॉप्ट किया होगा, तो हमें डिसीजन लेने में जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। They are a body of doctrines commonly associated with the theory and procedures of accounting. They are serving as explanation of current practice and as a guide for the selection of conventions or procedures while alternative exist. इन प्रिंसिपल्स के तहत जब मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के मौजूद हैं, आपने कौन सा प्रिंसिपल किस ट्रांजैक्शन पर लगाना है, किस ट्रांजैक्शन को किस रूल के मुताबिक रिकॉर्ड करना है, ये प्रिंसिपल हमें ये गाइड करते हैं। मतलब सभी इंटरनेशनली लेवल पर सब लोग एसेट को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहते हैं, जिससे उन्होंने अर्निंग अपने बिजनेस में करनी होती है। तो अगर कोई बंदा एसेट को कुछ और कहे, कोई बंदा एसेट की कुछ और ट्रीटमेंट करे, तो आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स हजरात के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना, एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वो सारे रूल तो वो याद नहीं रख सकते। तो इसीलिए ज़रूरत थी कि एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए, एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाए जो सब उसी सिस्टम को फॉलो करें और अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसी के मुताबिक डिज़ाइन करें। तो वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जी? दो किस्म के प्रिंसिपल हैं, एक को कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे को कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब जाके हम इनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। The term concept include those basic assumptions or conditions on which the science accounting is based. ठीक हो गया। The following are the important accounting concept, that is the separate entity concept.
ओके, इसको हम आगे जाके फर्दर डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको बताने लगा हूँ कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है इस कंटेंट में, इस वीडियो के लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। सेकंड वन इज़ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट वन इज़ द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो हमने क्लियर करने हैं। अब वन बाय वन इनको हम दो दो लाइनों में इनके डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमें इनका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अकाउंटिंग होती है वो ऑनर के लिए नहीं की जाती, वो बिज़नेस के लिए की जाती है। तो अकाउंटिंग के लिए बिज़नेस सेपरेट है और ऑनर उसके सेपरेट हैं। हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो भी चीज़ें बिज़नेस में इन या आउट होंगी, ना कि ऑनर के पर्सनल अकाउंट में इन या आउट होने की रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। द अकाउंटिंग अकाउंट्स आर केप्ट फॉर एंटिटीज as distinguished from the person who are associated with these entities। जो लोग उनसे जुड़े होते हैं उनकी अकाउंटिंग नहीं हम करते, हम उस बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग करते हैं जो बिजनेस का, जो पैसे का लेन देन करता है। इन रिकॉर्डिंग इवेंट इन अकाउंटिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू दीज इवेंट्स अफेक्ट द एंटिटीज। उनको रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि वो जो इवेंट हैं वो इस एंटिटी को क्या इफ़ेक्ट करते हैं, उस पर किस तरह का वो अपना असरअंदाज रखते हैं। मतलब अगर हम कहते हैं कुछ लॉस हुआ है तो बिज़नेस को क्या फ़र्क पड़ा, कुछ उसने अर्निंग की है तो बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ा, और अगर कोई उसने एसेट परचेज़ किया है तो बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ा। हम ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही इसीलिए करते हैं कि हम उसकी पोजीशन के बारे में क्लियर हो सके कि बिज़नेस की अब क्या पोजीशन है। हाउ दे अफेक्ट द पर्सन who own, operate, otherwise or associated with the entities is irrelevant। ओके, पर्सन से क्या रिलेट करता है उसको हम नहीं देखते, हम बिजनेस की रिलेशन में देखते हैं अकाउंट उसको, इवेंट्स को। नेक्स्ट वन आ रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब कि आप गोइंग कंसर्न में आप इस तरह से समझ लें कि बिज़नेस ख़त्म होने का नाम नहीं है, अनलेस के आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए, कोई अनफॉर्चुनेट आप कोई ऐसी हैपनिंग हो जाए कि आप बिज़नेस को वाइंड अप या वायलेशन की उसकी तरफ लिक्विडेशन की तरफ ले जाएं। अदरवाइज़ बिज़नेस का कॉन्सेप्ट यही है कि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, इसने अनलिमिटेड इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलते ही रहना है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ एज्यूम दैट एंटिटी इज़ अ गोइंग कंसर्न दैट इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड। देयर इज़ नो इंटेंशन टू लिक्विडेट द पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर in a foreseeable future। On account of this concept, accountant while valuing the asset does not take into account the sale value of the asset। Okay, moreover he charge depreciation on fixed asset on the basis of their expected life rather than on their market value। तो इसीलिए उसकी मार्केट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं ली जाती, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसके एक्सपेक्टेड लाइफ के ऊपर डेप्रिसिएशन ली जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो बिज़नेस रन कर रहे हैं वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए है, उसका मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है, मार्केट के उतार चढ़ाव से इसका कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो इस एसेट के लाइफ से कंसर्न है कि जब तक हमारे एसेट हैं तब तक हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अब इसमें क्या करना है अपने? इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग अ रिकॉर्ड इज मेड ओनली दोज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। अब ये आप एक एक दो दो लाइनों में फर्स्ट में आप आगे किसी को आंसर कर सकते हैं, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग वो समझ जाएगा कि इस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में ये क्या होता है। ठीक है, आपके समझने के लिए, इन अदर वर्ड्स नो अकाउंटिंग इज़ पॉसिबल फॉर एन इवेंट और ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। ऐसे इवेंट्स, ऐसे जो वाक़यात होते हैं बिज़नेस के अंदर जिनको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो उसको हम ट्रांजैक्शन की सूरत में भी नहीं लेकर आते, उसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल पासिंग एन एग्ज़ामिनेशन। अगर आप एग्ज़ाम से पास हुए हैं तो अब आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ, अगरचे आपको एक सोसाइटी में बेनिफिट हुआ है, लेकिन आप उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते कि कितना पास हुआ है, कितने पैसों का पास हुआ।
डिलीवरिंग लेक्चर इन द मीटिंग, अगर मीटिंग में कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर तो एक प्रोफेशनल बंदा है, वो अपना काम ही ये करता है, मोटिवेशनल लेक्चर है, तो फिर उसको हम मैयर करेंगे कि ये उसकी ट्रांजैक्शन है, उसकी सर्विसेज है। लेकिन अगर रोज़मर्रा लाइफ के अंदर मीटिंग्स वगैरह होती हैं ऑफिस के अंदर, और वहाँ पर अगर कोई लेक्चर वो डिलीवर करते हैं, तो फिर उसको हम मैयर नहीं कर सकते। अगरचे उसने वहाँ पर टाइम दिया, अपने रिसोर्सेज दिए, इन्वेस्टमेंट अपने आप को इन्वेस्ट किया, तो लेकिन उसको हम मॉनेटरी टर्म में मैयर नहीं कर सकते। विनिंग अ प्राइज़ का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो प्राइज़ विन किया उसकी कीमत नहीं कोई होती। विनिंग अ प्राइज़ का मतलब आपने एक प्राइज़ विन किया, इस खुशी को महसूस करने के लिए आप उसको पैसों में मैयर नहीं कर सकते। प्राइज़ कितने का विन हुआ, 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, ये प्राइज़ की कीमत है, इसको तो आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में लेकर आएंगे, लेकिन जो उसकी प्राइस की फीलिंग्स हैं आपको विन करने की, उसको मॉनेटरी टर्म में नहीं लाया जा सकता। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, द कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया, ये उसका रिलेशन भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से ही है कि बिज़नेस जो है ना वो एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए रन किया जा रहा होता है, इसलिए इसको कॉस्ट पे आपने किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना है, एसेट को और ख़ास तौर पे इन्वेंट्रीज़ को, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस अगर फ्लक्चुएट होती है, अगर आप मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो प्राइस दिन ब दिन कम या ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप कॉस्ट पे चलेंगे तो एक स्टैंडर्ड आपके सामने रूल आ जाएगा, सब लोग फिर कॉस्ट पे ही चलेंगे। इस वजह से कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द एसेट इज ordinarily entered on the accounting record at the price paid to acquire it। जो कीमत उसको हासिल करने के लिए दी जाती है, उस कीमत पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। ठीक हो गया, और यही प्राइस आगे उनके लिए चलती है एसेट्स के लिए। इफ़ द बिजनेस बाय अ बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख, द एसेट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एज ₹5 लाख, even if its market value at the time may be 550. In case a year later the market value of this asset comes down to 4,50,000, it will ordinarily continue to be shown at ₹5 lakh and not at ₹4,50,000। तो मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं की जाती, आपको कॉस्ट बेस पे आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है। The cost concept does not mean that asset will always be shown at cost. It has also been stated that above the cost become the basis for all future accounting for the assets। वो कह रहा है कि सिर्फ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। ख़ास तौर पे एसेट्स में ये होता है कि आपने अकाउंटिंग वो करनी है जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखती हो, जो फ्यूचर को कवर करती हो। आपने फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री आज ख़रीदी 1 लाख रुपए की, अगले साल बाद उसकी वैल्यू हो गई है जी 10,000 रुपया, तो उसको आप 10,000 पे शो करेंगे, ताकि अगर किसी ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिसीजन लेना है कि इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं ना की जाए, तो अगर वो उसको 1 लाख पे शो कर देंगे, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख नहीं है, अभी रिसेंटली जैसे ही वो निकलेगी मार्केट में वो तो 10,000 की बिकना शुरू हो जाएगी, तो वो बिज़नेस को लॉस हो जाएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो आपने ये प्रिंसिपल इसलिए पढ़ने हैं ताकि आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएं तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। It means that asset is recorded at the cost at the time of purchase, but it may systematically be reduced in its value by चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के साथ साथ उसको आपने डिक्रीज़ करते जाना है। ये नहीं कि 5 लाख का ख़रीदा है, अगले 10 साल तक आपने उसको 5 साल का ही शो करना है। डेप्रिसिएशन के साथ साथ उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, तो वो उसकी फिर कॉस्ट वैल्यू बनती जाएगी। जो रिड्यूस होने के बाद वाली वैल्यू है वही असल में उसकी कॉस्ट वैल्यू है। आज ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, नाम ही सही लग रहा है कि ड्यूअल का मतलब कोई डबल है। तो अकाउंटिंग जो है ना वो हमेशा 2 एस्पेक्ट रखती है। कोई भी इवेंट जब अक्कर होता है बिजनेस में तो उसका डबल इफेक्ट होता है। कोई से भी 2 अकाउंट जो होते हैं वो इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल एसेट हमेशा बराबर होते हैं इक्विटी के। बिज़नेस के अंदर जितना भी एसेट पड़ा होता है वो सारे का सारा क्लेम होता है किसका, या तो डेटर्स का क्लेम होता है या तो ऑनर्स का क्लेम होता है। तो ऑनर और डेटर जो क्रेडिटर्स हैं वो दोनों क्या हैं, इक्विटी बनते हैं। तो इक्विटी हमेशा बराबर होती है एसेट के। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो जब 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब कि इसको कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप समझने के लिए मिसाल के तौर पर हमने एक एसेट ख़रीदना है, जब हम एसेट ख़रीदेंगे तो हमारी इक्वेशंस के लेफ़्ट साइड पे एसेट के नाम से एक एसेट
एसेट जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो एसेट कहाँ से आया? वो पैसे के ज़रिए आया। तो हमारी इक्विटी जो है ना, उसमें से वो हमारे एसेट जो है, एक तरफ से कैश कम हो गया और दूसरी तरफ से हमारा जो फर्नीचर का एसेट है वो बढ़ गया। अब अगर हम परचेजेस करते हैं उधार पे, क्रेडिट पर चीज़ परचेज़ करते हैं, तो हमारी इस साइड पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे और इस साइड पे हमारी परचेजेस आ जाएंगी, तो हमारी दोनों साइडें फिर बैलेंस हो जाएंगी। तो ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट जो है वो हमेशा दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, अपना डबल इफेक्ट वो रखती है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया? भाई हम ठीक है अकाउंटिंग करते रहें अकाउंटिंग करते रहें, तो ठीक है हम सारे प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट क्यों? अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि अगर अब कोई बिजनेस की पोजीशन देखना चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहता है कि इस टेन्योर के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान मेरी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, तो और मेरी इस वक्त बिजनेस की पोजीशन क्या है, मैंने जब स्टार्ट किया था और अब से और उस टाइम से क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हर बंदा अपने मुताबिक ही इसको रूल बना लेता कि भाई मैं 6 महीने के बाद देखता हूँ, मैं 3 महीने के बाद, मैं साल के बाद, तो इस सारों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा जी आप एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लें और इंटरनेशनली, नेशनली लेवल पर एक ही टाइम पीरियड के दौरान आप ये चीज़ें बनाया करेंगे ताकि सबको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। मैंने आपको बताया था एक होते हैं स्टेक होल्डर, एक होते हैं स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर तो जस्ट उनका कंसर्न होता है भाई हमें डिविडेंड कितना आ रहा है या हमारे स्टॉक की प्राइस कितनी मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही है, हमने इससे बेनिफिट करवाना है। लेकिन जो स्टेक होल्डर होते हैं उन्होंने देखना होता है कि इन्वेस्ट करना है, हमने इस बिज़नेस से लेन देन करना है या इसको क्रेडिट पे देना है या इसके साथ कोई ट्रांजैक्शन लेन देन करनी है, तो उसके लिए वो चीज़ें सारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो किस टाइम पीरियड के दौरान उसका कितना प्रॉफिट रहा और आज के वक्त इसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इसकी क्या वर्थ है इस बिज़नेस की, इसके पास क्या कुछ है, वो आपको बैलेंस शीट बताती है। और उसके लिए टाइम पीरियड होना लाजमी होता है। द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड इंफॉर्मेशन दैट इज़ रीजनेबली करंट, देयरफॉर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ relatively short accounting period of equal length. It is therefore absolutely necessary that after each accounting period the business must stop and see back how things are going. उसका एक ये भी कंसर्न हो सकता है कि हमने एक टाइम पीरियड के दौरान अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई, अब पता लगा कि हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जिन्हें हमें ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो हमें इस स्टेटमेंट से पता चलेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हमें ख़त्म करना है जिसकी हमें आगे ज़रूरत नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, नाम से पता चल रहा है कि आपने मैच करना है किसी चीज़ को। अब किसको मैच करना है? वो है एक्सपेंस और रेवेन्यू। जिस दौरान आपने जो रेवेन्यू अर्न किया, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो जो एक्सपेंस आपने किए वो उसके साथ मैच करने हैं, वो उसके साथ सेट ऑफ करने हैं जब उसकी आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। ये नहीं कि पिछले साल का एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहे हैं, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के बरक्स हो जाएगा। अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू इन measuring net income for a period. Revenue should be offset by all the expenses incurred in the producing that revenues. This concept of offsetting expenses against revenue on the basis of cause and effect is called the matching concept. तो वही चीज़ मैंने बता दी कि जिसका जो चीज़ हुई है, ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह से जो एक्सपेंस हमने किए और फिर हमने रेवेन्यू जनरेट किया, तो उन दोनों को मैच करना है आपने, ठीक है। फिर मिसाल के तौर पे अब एक चीज़ है पे आप कर रहे हैं, पे करना और चीज़ है, लेकिन आप उन्हें उसको रिकॉर्ड उस साल की ट्रांजैक्शन में करना है। फॉर एग्जांपल साल एंड हुआ, अब साल के आखिरी महीने की जो सैलरीज पे की जाती है एम्प्लॉयज़ को, वो अगले महीने की जाके महीने में पे की जाती है। ऐसा ही होता है, आप पहले 10 तारीख तक सैलरी पे की जाती है, ठीक है, तो उस 10 तारीख तक जो सैलरी हम पे कर रहे हैं तो वो पिछले महीने की, तो हमने जब पिछले महीने की स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें वो सैलरी रिकॉर्ड करनी है, ना कि नहीं रिकॉर्ड करनी कि हमने अभी तक पे नहीं की तो हम रिकॉर्ड क्यों करें। आपने वो उसको रिकॉर्ड करनी है ताकि आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आ सके। तो इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस साल का रेवेन्यू उसी साल के एक्सपेंस भी लेने हैं आपने। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मार्ज़े वजूद में आना, किसी चीज़ का अक्कर हो जाना। Accounting to this concept, revenue should be recognized at the time when goods are sold or services are rendered. जब आपने गुड्स प्रोवाइड कर दी अपने कस्टमर को या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी अपने कस्टमर को, आपने अकाउंटिंग रूल के मुताबिक उसको रिकॉर्ड कर लेना है।
कि हमारा ये रेवेन्यू हो गया, हमारा ये सेल हो गई, हमने ये इनकम जनरेट कर ली है, ना कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, वो कंसर्न नहीं है अकाउंटिंग का। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपने एक्सपेंसेस का बेनिफिट ले लिया तब आपने उसको रिकॉर्ड कर देना है, आल दो आपने पे किए हैं या नहीं किए। आगे आ जाए जी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अभी तक हमने जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखे थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे, अब हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस की तरफ। कन्वेंशंस क्या होते हैं? द टर्म कन्वेंशन इंक्लूड दोज कस्टम्स और ट्रेडिशंस which guide the accountant while communicating the accounting information. The following are the important accounting convention of convertism, convention of consistency, full disclosure, materiality. Okay जी, कन्वर्टिज्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंट्स फॉलो द रूल एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इस कन्वेंशन के मुताबिक आपने फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन जो एक्सपेक्टेड लॉस है आपने उसको लाजमी रिकॉर्ड करना है। इसी कन्वेंशन के मुताबिक जो है ना लोग प्रोविजंस बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर। हम आपको पता होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर ABC, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी लायबिलिटीज़, कि ऐसी चीज़ों के लिए आप प्रोविजन बना रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा ये लॉस, ये हमारे पे लायबिलिटी पड़ जाएगी, लेकिन आप प्रॉफिट को जो है ना वो नहीं आप रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में हमारी कीमत प्राइस बढ़ जाए प्रोडक्ट की और हमें इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाए, उसको रिकॉर्ड नहीं करना। कन्वर्टिज्म कहता है कि आपने एक्सपेक्टेड लॉस को तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। फुली डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर का मतलब कि जो कुछ भी हुआ है आपने प्रॉपर उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गया, आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी तरह का भी उसको विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की के अंदर से कुछ हो एक्चुअल कुछ हो, उससे फिर बिज़नेस की पोजीशन पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इन्वेस्टर नहीं आते अगर उन्हें पता लग जाएगा इसमें एक्चुअल चीज़ कुछ और थी जबकि इनकी स्टेटमेंट में कुछ और है। तो फुली डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये कहता है कि आपने हर चीज़ को रिकॉर्ड करना है, चाहे आप उसको नोट्स की सूरत में क्यों ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिख कर दें कि भाई हमने ये काम किया, उसका ये इफेक्ट हुआ, इस वजह से हमने ये काम किया। According to this convention, the user of financial statement, proprietor, creditor, investor are informed of any fact necessary for proper interpretation of the statements. ठीक हो गया। कंसिस्टेंसी का मतलब आपने अपने सलाहियतों को बरकरार रखना है या आपने कंसिस्टेंट रहना है। इस्तकामत जिसको कहते हैं कि आपने एक ही काम पे डटे रहना है। This convention states that once an entity has decided on one method, it should use the same method for all subsequent events of the same character unless it has a sound reason to change the method. जैसे कि अकाउंटिंग आप कह लें ईयर की बेस्ट एग्जांपल है कि अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है जुलाई टू जून होता है, तो अब आपने बार बार अपने बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर चेंज नहीं करना। ठीक है, एक दफ़ा अगर आपने चेंज करना है तो ठीक है, कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपने कंसिस्टेंटली उसी को आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने आप को रन करना है, अपना बिजनेस उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसी डेट के मुताबिक आपने बनानी है। तो ये है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। मटीरियलिटी का मतलब कोई चीज़ जो अहमियत रखती है उसको आपने रिकॉर्ड करना है। अहमियत का मतलब ये नहीं, अहमियत तो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है ना, रखती है। इसका मतलब ये है कि आपने उसकी असल नेचर देखनी है। जैसे कि अगर आप स्टेशनरी परचेज़ करते हैं और कोई एसेट परचेज़ करते हैं, एसेट भी पूरा रन होता है साल के बाद के लिए कि उससे आप बेनिफिट लेते रहते हैं, जबकि स्टेशनरी भी ऐसे ही है। शॉर्पनर भी आपने मिसाल के तौर पे ख़रीद लिया और आप उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्पनर को भी आप एसेट में डाल दें कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये बार एक ही दफ़ा तो इस्तेमाल थोड़ी हुआ, ये बार बार इस्तेमाल होगा। हो सकता है कई 6 महीने चल जाए, कई देर बाद स्टेशनरी लेनी पड़े हमें। तो इस तरह की चीज़ों को आपने मटीरियलिटी के हिसाब से देखना है कि उसका मटीरियल एसेट वाला बनता है या नहीं बनता। अगर एसेट वाला बनता है तो एसेट में लेकर जाएं, अदरवाइज़ उसको एक्सपेंसेस में डालें आप। The term materiality refer to the relative importance of an item or an event. An item is material if knowledge of the item might reasonably influence the decision of users of financial statement.
आपने देखना है इस आइटम का यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैं इसको एसेट की नेचर देता हूँ तो फुली डिस्क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसके ऊपर या नहीं लगता। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे, तो ये हमने देख लिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक आपके सामने मैं ला सका इंशाल्लाह ज़रूर लाऊंगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।